हेलो, नमस्ते, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का चैनल पर। और आज के वीडियो में हम महत्वपूर्ण कथन और पंक्तियाँ करने वाले हैं। हिंदी साहित्य के जो विभिन्न विचारक हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, नामवर सिंह हैं, मैनेजर पांडे हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं। तो ये सभी जो महत्वपूर्ण विचारक हैं, इनकी जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ होती हैं, महत्वपूर्ण कथन होते हैं, जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं, वो मैं आपको आज कराने वाली हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको हिंदी साहित्य की जो कविताओं इत्यादि की या फिर निबंध इत्यादि की जो पंक्तियाँ परीक्षाओं में बार बार आती हैं, वो मैं आपको कराने वाली हूँ। ये वीडियो CUET PG के आप अगर एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप TGT PGT या फिर जितनी भी तरह की परीक्षाएं हैं जिनमें हिंदी साहित्य पूछा जाता है, हिंदी साहित्य से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप वीडियो को एंड तक देखें, मुझसे पहले आप उत्तर देने का प्रयास करें। आज के वीडियो में मैं आपको लगभग 70 प्रश्न कराने वाली हूँ, जिससे कि आपका आदिकाल से लेकर आधुनिक काल यानी कि विविध कालखंड कवर अप हो जाएंगे। और इसके बाद कोई आपको अन्य वीडियो इस टॉपिक से संबंधित देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो फिर चलिए बिना समय ज़ाया किए सीधे हम पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। मैं फिर से कहूँगी कि मुझसे पहले उत्तर देने का प्रयास आप ज़रूर करना। चलिए फिर पहले प्रश्न से कहानी शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पहला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक पंक्ति दे दी गई है और पूछा गया है ये पंक्ति इनमें से किस कवि की है। पंक्ति है मौसम कौन कुटिल खलकामी। तो ये पंक्ति बहुत ही प्रचलित है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। इसका सही उत्तर आई होप आप सबको पता हो, नहीं पता है तो मैं बता दे रही हूँ। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि सूरदास जी की ये पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पंक्ति है यह प्रेम को पंथ कराल महातरवार की धार पे धावनो है। ये पंक्ति किसकी है या फिर इस पंक्ति के रचयिता कौन है। तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि ये पंक्ति कवि बोधा की है। और बोधा रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। रीतिकाल में प्रमुख 3 शाखाएं आती हैं। सबसे पहली है रीतिबद्ध काव्यधारा, दूसरी है रीति सिद्ध काव्यधारा और तीसरी है रीति मुक्त काव्यधारा। तो ये 3 प्रमुख काव्यधाराएं हैं रीतिकाल की। बोधा किस काव्यधारा के कवि हैं, आपको ये मुझे बताना है। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। लिखा है माधव हम परिणाम निराशा। ये पंक्ति किसकी है या फिर इस पंक्ति के कवि इनमें से कौन है। तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, विद्यापति की ये पंक्ति है। चौथा प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लिखा है कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है। यह पंक्ति किसकी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क करिए। वैसे तो सारी ही पंक्तियाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो ये पंक्ति किसकी है ये आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि ये पंक्ति सुदामा पांडे धूमिल की है, जिनकी एक कविता संसद से सड़क तक बहुत ज़्यादा प्रचलित है। यहाँ पे आपको मिक्स क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यानी कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल से सभी से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लिखा है खुल गए छंद के बंद। यह पंक्ति किस कवि की है या फिर यह कथन किस कवि से संबंधित है। सबसे पहले तो मैं ये पंक्ति पूरी कर दे रही हूँ। दूसरी पंक्ति आती है इसके बाद, खुल गए छंद के बंद प्रास के रजत पाश। तो ये पंक्ति किसकी है। ये पंक्ति उसकी ही है जिसने हिंदी साहित्य जगत के आधुनिक युग में मुक्त छंद का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो यहाँ पर आपने उत्तर खोज लिया होगा। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है ऑप्शन ए। और निराला के संदर्भ में मैं बता दूं कि निराला के छंदों को आलोचकों ने केंचुआ छंद और रवण छंद कहकर संबोधित किया था। तो ये एक बोनस क्वेश्चन है, आप अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 6ठा प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लिखा है तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा। ये आप अंडरलाइन करिए। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, ऐसा किसने कहा है, किस आलोचक ने कहा है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। आगे बढ़ जाते हैं 7वें प्रश्न पर। 7वां प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लिखा है काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, ऐसा किसने कहा है। या फिर आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि काव्य की परिभाषा ये किसने दी है।
या फिर काव्य को आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति किसने माना है। तो किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप सबने दे दिया होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तो आई होप आप सबको पता हो, ऑप्शन सी यानी कि छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ जयशंकर प्रसाद जी की ये पंक्ति है। और जयशंकर प्रसाद जी की अंतिम रचना है कामायनी, आप नोट डाउन कर लीजिए, जिसका प्रकाशन कुछ लोग सन 1935 में मानते हैं तो कुछ लोग सन 1936 में मानते हैं। तो आप दोनों ही सन याद रखिएगा। ऑप्शंस में आपको जो देखने को मिले उसको आप टिक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 8वां, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लिखा है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्ति किसकी है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाता है ऑप्शन ए, यानी कि ये रैदास की पंक्ति, और परीक्षाओं में बहुत बार ये पंक्ति पूछी गई है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है 9वां। पूछा गया है, एक पंक्ति दे दी गई है और पूछा गया है ये पंक्ति किसकी है। लिखा है एक नारी ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। इस पंक्ति के रचयिता कौन है, या फिर ये पहली है और इसके रचयिता कौन है, ये आपको यहाँ पर बताना है। अमीर खुसरो की ये पहली है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। और इस पहली का क्या जवाब है वो भी मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले आप पंक्ति पूरी सुनिए। लिखते हैं कि एक नारी ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप ही मर जाए। तो ये पूरी पहली है और खुसरो की पहलियां बेहद प्रचलित रही हैं हिंदी साहित्य जगत में। इस पहली का उत्तर क्या है वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। दिए की बत्ती जो होती है वो इस पहली का सही उत्तर है। आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है 10वां। लिखा है केशव कहिना जादू का कहिए। तो ये पंक्ति किस कवि की है? इसमें से आपको सही उत्तर चूज करना है। तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर आई होप आप सबको पता हो। तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर आप में से कई लोगों ने शायद ए दिया होगा, लेकिन यहाँ पर केशव दास इस प्रश्न के सही उत्तर नहीं है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि ये पंक्ति महाकवि या फिर गोस्वामी तुलसीदास जी की है। आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है 11वां, आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। लिखा है देसिल वैना सब जन मिट्टा। बहुत बार ये पंक्ति भी परीक्षाओं में रिपीट हुई है। ये पंक्ति किसकी है आपको बताना है यहाँ पर। तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर आप सबको पता होगा, काव्य पंक्ति विद्यापति की है, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट बन जाता है। जिनकी 2 रचनाएं बड़ी प्रचलित हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, लेकिन विद्यापति को प्रसिद्धि अपनी पदावली के चलते मिली थी। आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है 12वां। लिखा है पुष्टि मार्ग को जहाज जात है। सबसे पहले तो ये पंक्ति मैं पूरी कर दे रही हूँ, इसके बाद आपको उत्तर बता दूंगी। यहाँ से आपके 2 प्रश्न तैयार होंगे। तो पूरी पंक्ति ये है कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाको कछु लेनो हुसुले। तो यहाँ से 2 प्रश्न कौन कौन से तैयार होते हैं। एक तो ये कि ये पंक्ति किसकी है, और दूसरी ये कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसको कहा जाता है। तो सबसे पहले तो सुनिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है 12वें का। तो ये पंक्ति किसकी है आप सबको पता होगा, ये विट्ठल नाथ की पंक्ति है। और उन्होंने पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा है ये भी आप नोट डाउन करिए। महाकवि सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है किसने? विट्ठल नाथ ने। तो यहाँ से आपके 2 प्रश्न तैयार हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है 13वां। एक पंक्ति दे दी गई है और पूछा गया है ये काव्य पंक्ति किसकी है। लिखा है जही मण पवन ना संच रही, रवि से नाही प्रवेश। अब यहाँ पर आपको ये पंक्ति समझ में ही नहीं आ रही होगी। क्यों नहीं आ रही है? इसके पीछे कारण ये है क्योंकि ये अपभ्रंश भाषा में पंक्ति लिखी हुई है, यानी कि ये आदिकाल की पंक्ति है। बाकी ये पंक्ति किसकी है ये मैं आपको बता दे रही हूँ। तो प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर ऑप्शन ए, यानी कि ये पंक्ति सरप्पा की है, जिन्हें सरहा भी कहा जाता है, सरहपाद भी कहा जाता है। तो जहाँ पर ये तीनों नाम लिखे हों, सरहा लिखा हो या फिर सरहपाद लिखा हो या फिर सरप्पा लिखा हो, आप समझ जाइएगा यहाँ पर सरप्पा की ही बात हो रही है। आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है 14वां। लिखा है यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। बताना है आपको यह कथन किसका है। तो आई होप आप सबको इसका उत्तर पता हो, नहीं पता है तो मैं बता ही रही हूँ। तो प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि ये पंक्ति या फिर ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, जिनका प्रमुख इतिहास ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन सन
1929 में हुआ था। आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है 15वां। लिखा है निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में कोई नहीं है, ऐसा किसने कहा है, या फिर कह लीजिए यह कथन किसका है। तो निराला के बारे में ये किसने कहा है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करना है। तो प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर ऑप्शन डी यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निराला के संदर्भ में ऐसा कहा है। 16वां प्रश्न है पुस्तक जलहण हाथ हृदय चली गज्जन नृपकाज। तो ये पंक्ति किसकी है आपको बताना है। यहाँ पर आपको इस पंक्ति के माध्यम से ये भी पता लग जाएगा कि पृथ्वीराज रासो पूर्ण किसने की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि ये पंक्ति चंदवरदाई की है, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित पृथ्वीराज रासो ग्रंथ रचा था। और पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को पूर्ण किसने किया था, इनके ही पुत्र जलहण ने। तो आप दोनों ही प्रश्नों को याद रखिएगा। और जलहण ने क्यों पूर्ण किया था, आपको कहानी तो पता ही है पृथ्वीराज रासो की, कि जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज रासो को बंदी बनाकर गजनी ले गया था, तो चंद्रवरदाई भी गजनी चले जाते हैं और पुस्तक को पूर्ण करने का कार्य अपने पुत्र को सौंप देते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आ जाइए। 17वां प्रश्न है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लिखा है अतिसूदो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयानप वाक नहीं। ये पंक्ति किस रीतिकालीन कवि की है, यहाँ पर आपको इसका सही जवाब देना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि ये घनानंद की पंक्ति है। और घनानंद रीतिकाल की तीसरी प्रमुख शाखा यानी कि रीतिमुक्त शाखा के प्रमुख कवियों में से एक हैं। आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न पर आइए। 18वां प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लिखा है बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। ये काव्य पंक्ति किसकी है। बहुत ही प्रचलित काव्य पंक्ति है, आपने ये कविता अवश्य पढ़ रखी होगी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि छायावाद की चतुर्थ आधार स्तंभ और आधुनिक मीरा के नाम से जानी जाने वाली कवित्री महादेवी वर्मा जी की ये काव्य पंक्ति है। आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है 19वां। एक काव्य पंक्ति दे दी गई है। लिखा है कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। तो ये काव्य पंक्ति किसकी है। ये कविता बहुत ही प्रचलित कविता है और किसकी है, ये कविता है बाबा नागार्जुन की। और बाबा नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है 20वां। लिखा है अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। ये पंक्ति किसकी है। अब अगर यहाँ पे मैं आपको दूसरी पंक्ति बता दूँ तो आप आसानी से पता लगा लेंगे कि ये काव्य पंक्ति किसकी है। इसीलिए परीक्षाओं में हमेशा पहली पंक्ति ही दी जाती है, क्योंकि दूसरी पंक्ति में कवि का नाम आ जाता है। दूसरी पंक्ति क्या है आप सुनिए। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो आपने देखा दूसरी पंक्ति में मलूक दास का नाम आ गया है, इसीलिए परीक्षाओं में दूसरी पंक्ति नहीं दी जाती है। तो प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है ऑप्शन बी मलूक दास। और मलूक दास की इस पंक्ति को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने भारत दुर्दशा नाटक में भी प्रयोग किया है। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 21वां प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लिखा है साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। यह कथन किसका है, या फिर साहित्य को जनसमूह के हृदय का विकास किसने माना है, इनमें से किस आलोचक ने माना है। इसका सही उत्तर आपको चुनना है। तो प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर ऑप्शन बी यानी कि ये बालकृष्ण भट्ट का कथन है। मुझसे पहले आप उत्तर देने का प्रयास ज़रूर किया करिए। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है 22वां। लिखा है दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। दूसरी पंक्ति ये है। तो ये पंक्ति किस संत कवि की है, आपको यहाँ पर बताना है। अब अगर आपको ये पता है कि इन चारों ऑप्शंस में से संत कवि कौन है, तो आप इसका उत्तर भी आसानी से दे लेंगे। बाकी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी यानी कि ये कबीरदास जी की पंक्ति है। आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न पर आइए कि 23वां प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लिखा है मैं मजदूर हूँ, मजदूरी किए बिना मुझे भोजन करने का अधिकार नहीं। यह कथन किसका है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर है ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद, जिन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी पत्नी, दूसरी पत्नी शिवरानी देवी जी ने इन पर एक जीवनी लिखी है जिसका नाम है प्रेमचंद घर में। तो ये एक अलग प्रश्न है, आप इसको भी याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 24वां।
लिखा है सूर यानी कि सूरदास की बात हो रही है। सूर अपनी आँखों से वास्तविकता का कोना कोना झांक आए हैं। यह कथन इन ऑप्शंस में से किस आलोचक का है, यानी कि ऐसा किसने कहा है सूरदास के संदर्भ में, यहाँ पर आपको ये बताना है। तो आई होप आप सबको इसका उत्तर पता हो, नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ। प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी सूरदास जी के बारे में ऐसा कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है 25वां, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। लिखा है आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की रचना है। गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो कभी कभी तो ऐसे भी पूछ लिया जाता है, तो कभी कभी तो सिर्फ इतनी पंक्ति देके ये भी पूछ लिया जाता है कि ये कथन आचार्य शुक्ल ने किसके बारे में कहा है। तो तब आपको बताना होता है कि विद्यापति के संदर्भ में या फिर विद्यापति के पदों के संदर्भ में ऐसा कहते हैं आचार्य शुक्ल। और कभी कभी पूरा कथन देके पूछा जाता है कि यह कथन या फिर ये पंक्ति किस आलोचक की है। तो मैंने सही उत्तर तो आपको बता ही दिया है, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, यानी कि आचार्य शुक्ल ऐसा कहते हैं। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है 26वां। यहाँ पर मैंने 2 पंक्तियाँ एक ही प्रश्न में संकलित कर दी हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद कर पाएँ। तो यहाँ पर 26वां प्रश्न है, 2 पंक्तियाँ दे दी गई हैं। पहली पंक्ति है मोको कहाँ ढूंढे रे वंदे मैं तो तेरे पास। दूसरी पंक्ति है माया महा ठगनी हम जानी। तो दोनों ही पंक्तियाँ बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं और आपको इसका उत्तर ज़रूर पता होगा। एटलीस्ट एक पंक्ति तो आपने सुनी रखी होगी, और अगर एक आपने सुन रखी है तो दूसरे का भी उत्तर आपको पता लग ही गया होगा। तो प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि दोनों ही पंक्तियाँ कबीरदास जी की हैं। आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है 27वां। लिखा है सुरतिया नरतिया नागतिया सबके मन अस होए। ये पंक्ति किसकी है? तो मैं अगर इस पंक्ति को पूर्ण करूंगी तो आप आसानी से उत्तर दे देंगे। तो पूरी पंक्ति इस प्रकार से है कि सुरतिया नरतिया नागतिया सबके मन अस होए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर मिल गया होगा। प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि ये महाकवि तुलसीदास जी की पंक्ति है। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है 28वां। लिखा है अविधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन। तो ये काव्य पंक्ति किस काव्य शास्त्रीय आचार्य की है? तो सबसे पहले तो मैं इस पंक्ति को पूर्ण कर दे रही हूँ। तो पूर्ण पंक्ति इस प्रकार से है कि अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत कवीन। तो यहाँ पर अभिधा को सबसे उत्तम शब्द शक्ति माना है किसने? जिसकी ये काव्य पंक्ति है। 3 शब्द शक्तियाँ हैं ना। सबसे पहली तो है अभिधा, जहाँ पर सीधे तौर पर बात कह दी जाती है। दूसरी है लक्षणा, जहाँ पे लक्षित करके अर्थ निकलता है। और तीसरी है व्यंजना, जहाँ पर व्यंग्यार्थ होता है। तो यहाँ पर अभिधा को या फिर अभिधा मूलक काव्य को उत्तम काव्य मानते हैं, जिसकी भी ये काव्य पंक्ति है। और लक्षणा शब्द शक्ति को मध्य में रखते हैं और तीसरे नंबर पर रखते हैं ये व्यंजना शब्द शक्ति को। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है, या फिर ये कथन किसका है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है, यानी कि देव। और देव रीतिकाल के रीतिबद्ध शाखा के प्रमुख कवि हैं। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है 29वां। लिखा है निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। ये काव्य पंक्ति किसकी? बहुत प्रचलित है, मैं इसको पूरा कर दे रही हूँ। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नाहिय को सूल। तो यहाँ पर ये पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, जिनके नाम से आधुनिक युग का प्रथम सोपान या फिर प्रथम कालखंड जाना जाता है। आगे बढ़िए और आज के वीडियो के अंतिम प्रश्न पर आइए। अंतिम प्रश्न है 30वां। लिखा है गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। ये काव्य पंक्ति किसकी है? तो यहाँ पर गोरख नाम देख के कई लोग गोरखनाथ टिक कर देते हैं, लेकिन इस प्रश्न का या फिर ये काव्य पंक्ति गोरखनाथ की नहीं है। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है, यानी कि ये काव्य पंक्ति तुलसीदास जी की है, महाकवि तुलसीदास या फिर गोस्वामी तुलसीदास। तो 31वां प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लिखा है भल्ला हुआ जो मारिया बहिणी मारा कंत। तो ये काव्य पंक्ति किसकी है आपको बताना है। तो 31वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि ये काव्य पंक्ति हेमचंद्र की है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आइए। 32वां प्रश्न है
प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है, ऐसा किसने कहा है? और प्रयोगवाद का जनक किसे कहा जाता है या फिर प्रवर्तक किसे कहा जाता है, ये मैं आपको बता रही हूँ, तब तक आप इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन को प्रयोगवाद का जनक कहा जाता है या फिर प्रवर्तक कहा जाता है। इनके तार सप्तक, जिसका प्रकाशन सन 1943 में हुआ था, उसके प्रकाशन के साथ से ही प्रयोगवादी काव्यधारा का शुभारंभ माना गया है। अब आइए इस प्रश्न के सही उत्तर पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है मैं आपको बता दे रही हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन यानी कि नंद दुलारे वाजपेयी प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है 32वां। लिखा है, अगर इस्लाम न आया होता तो भी हिंदी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। भक्ति काल के संदर्भ में यह कथन किसका है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मार्क करिए, बहुत बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन है और इन्होंने यह कथन शुक्ल जी के कथन के विपक्ष में या फिर उसका कटाक्ष करते हुए कहा है। तो आप इसको रट लीजिए, बार बार परीक्षाओं में ये रिपीट होता है। बाकी आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है 34वां। लिखा है, भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। भक्ति काल के संदर्भ में अब बताइए यह कथन किसका है? तो यहाँ पर 34वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि आचार्य शुक्ल ऐसा भक्ति काल के संदर्भ में कहते हैं। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न पर आइए। अगले प्रश्न में मैंने 2 पंक्तियाँ संकलित की हैं और दोनों ही पंक्तियाँ एक कवि की हैं। आपको इनमें से सही उत्तर चुनना है। पहली पंक्ति है, हरि हैं राजनीति पढ़ियाए, और दूसरी पंक्ति है, चरण कमल बंधो हरिराई। तो दोनों ही काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं आपको बताना है। तो इस प्रश्न का यानी कि 35वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि सूरदास जी की ये काव्य पंक्ति है। पहली पंक्ति तो भ्रमर गीत सार से ली गई है, जहाँ पर गोपियाँ ऊधव के माध्यम से श्री कृष्ण को उल्हाना दे रही हैं, और दूसरा सूरदास का पद है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है 36वां। लिखा है, उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, यानी कि उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने माना है? आपको यहाँ पर सही उत्तर देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा मैं आपको हिंट दे रही हूँ। चलिए, ये कथन उसी लेखक का है जिसकी उसने कहा था कहानी सन 1915 में प्रकाशित हुई थी। तो आपको सही उत्तर पता ही लग गया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ऐसा कहते हैं। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है 37वां। लिखा है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। तो ये काव्य पंक्ति किसकी है? ये काव्य पंक्ति उसी की है जिसकी यशोधरा रचना बड़ी प्रचलित है, जिसकी भारत भारती रचना बड़ी प्रचलित है। तो सही उत्तर आपको पता ही लग गया होगा। प्रश्न संख्या 37 का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि मैथिली शरण गुप्त जी की ये काव्य पंक्ति है। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है, लिखा है, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। तो ये काव्य पंक्ति किसकी है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है कि ये कविता है नागार्जुन की और कविता का शीर्षक है अकाल और उसके बाद। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है 39वां। लिखा है, मैंने उसको जब जब देखा, पूरी कर दे रही हूँ ये पंक्ति। मैंने उसको जब जब देखा, लोहा जैसा तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। तो ये काव्य पंक्ति किसकी है? बहुत ही प्रचलित काव्य पंक्ति है। इसका सही उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पर 39वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि ये काव्य पंक्ति केदारनाथ अग्रवाल जी की है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है 40वां। लिखा है, चांद का मुंह टेढ़ा को एक बड़े कलाकार की स्केच बुक किसने कहा है? यानी कि ये रचना जो है किसकी है? ये रचना मुक्तिबोध की है। आपको नहीं पता था तो नोट डाउन कर दीजिएगा कि चांद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध की एक रचना है, उसको एक बड़े कलाकार की स्केच बुक किसने कहा है? आपको सही उत्तर देना है।
तो प्रश्न संख्या 40 का सही उत्तर ऑप्शन डी यानी कि रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने इस रचना को एक बड़े कलाकार की स्केच बुक कहा है। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है 41वां। लिखा है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है। आप में से कई लोग जल्दबाजी में डॉक्टर नगेंद्र को टिक कर देंगे, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को परिभाषित करते हुए कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। लेकिन यहाँ पर मैंने पंक्ति बदल दी है। ये पंक्ति किसकी आपको बताना है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, यानी कि डॉक्टर नगेंद्र की पंक्ति या फिर परिभाषा के विरुद्ध ये परिभाषा किसने दी है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या 41 का सही उत्तर ऑप्शन सी यानी कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ऐसा कहते हैं। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है 42वां। लिखा है नुक्कड़ कविता की संज्ञा डॉक्टर बच्चन सिंह ने किसकी कविताओं को दी है, यानी कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने, जिनका हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नामक इतिहास ग्रंथ बहुत ही प्रचलित है, ये किसके बारे में कहा है, या फिर नुक्कड़ कविता की संज्ञा किसकी कविताओं को, किस कवि की कविताओं को देते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाता है ऑप्शन डी यानी कि नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा डॉक्टर बच्चन सिंह देते हैं। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है 43वां। लिखा है हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आगे की पंक्ति है आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तो यहाँ पर आपको बताना है ये काव्य पंक्ति किसकी है। तो प्रश्न संख्या 43 का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि मैथिली शरण गुप्त जी, जिनकी साकेत रचना बड़ी ही प्रचलित है। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है 44वां। लिखा है दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, और दूसरी पंक्ति है मर जाना पर उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। ये पंक्ति किसकी है आपको यहाँ पर बतानी है, और ये पंक्ति किस रचना से संकलित है वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। तो ये पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है भारत दुर्दशा, उसमें ये पंक्ति आती है। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है 45वां। लिखा है संतन को कहाँ सीकरी सो काम। अगली पंक्ति है आवत जात पनहिया टूटे बिछड़ गयो हरिनाम। तो दोनों पंक्तियाँ इस प्रकार से हैं, बाकी आपको इसका सही उत्तर देना है। तो प्रश्न संख्या 45 का सही उत्तर आई होप आप सबने दे दिया होगा ऑप्शन बी यानी कि ये पंक्ति कुंभन दास जी की है। आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन भी है, शमशेर कवियों के कवि हैं या फिर शमशेर को कवियों का कवि किसने कहा है, इसका सही जवाब आपको देना है। यहाँ पे मैं आपको 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बता दूंगी। बाकी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नग्गे शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहते हैं। और ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कवियों का कवि किसे कहा गया है, तब भी आपको याद रखना है शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा गया है, और किसने कहा है, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नग्गे ने कहा है। बाकी मलेज शमशेर बहादुर सिंह के बारे में कहते हैं कि शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध शमशेर बहादुर सिंह को प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि कहते हैं। इसके बाद में रामचंद्र तिवारी जो है वो शमशेर बहादुर सिंह के बारे में कहते हैं कि शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है। तो लगभग हर ऑप्शन से मैंने आपको एक प्रश्न बता दिया है, तो आप इनको अलग से नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। तो प्रश्न है 12 वर्ष लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। तो आपको बताना है ये काव्य पंक्ति किसकी है और किस रचना से ली गई है, दोनों चीज़ें आपको बतानी है। तो 2 प्रश्न आपके इस एक प्रश्न से तैयार हो जाते हैं। तो 46वें प्रश्न का सही उत्तर बन जाता है ऑप्शन डी यानी कि ये जगनिक की पंक्ति है, और जगनिक की रचना है परमाल रासु, जिसे आलाखंड भी कहा जाता है। आपको याद रखना है ये पंक्ति जगनिक के परमाल रासु से संकलित है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है 47वां। लिखा है दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है इस प्रकार, जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद। यह पंक्ति किसकी है या फिर यह कथन किस आलोचक का है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का यानी कि 47वें प्रश्न का और आज के वीडियो के दूसरे प्रश्न का सही उत्तर बन जाता है ऑप्शन ए यानी कि ये कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। आज के वीडियो का तीसरा प्रश्न है कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है। आप सभी को इसका उत्तर तो पता ही होगा,
तो इस पे ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत भी नहीं है। बाकी कबीर के उपदेशों का संग्रह किस रचना में किया गया है? बीजक में किया गया है। और बीजक को 3 भागों में बांटा जाता है, साखी, सबद और रमैनी। आपको ये याद रखना है। बाकी 48वें प्रश्न का सही उत्तर बन जाता है ऑप्शन ए, यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? ये आपको बताना है। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? और कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भी कहा है। तो इन दोनों ही प्रश्नों के जवाब आपको इस एकमात्र प्रश्न से मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो जानिए पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है कबीर की भाषा को। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाता है ऑप्शन डी, यानी कि बाबू श्याम सुंदर दास जी ने पंचमेल खिचड़ी कहा है कबीर की भाषा को। अब जानिए कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी किसने कहा है। तो कबीर की भाषा को आचार्य शुक्ल ने सदुक्कड़ी कहा है। तो यहाँ से आप ये चीज़ें याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, चंदायन रचना को लोर कहा या फिर लोर कथा नाम से अवहित किसने किया है? चंदायन जो रचना है किसकी रचना है आपको पता होना चाहिए। ये मुल्ला दाऊद की रचना है जो कि सन 1379 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसको लोर कहा या फिर लोर कथा किसने कहा है, किस समीक्षक ने, किस आलोचक ने कहा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने मुल्ला दाऊद की चंदायन रचना को लोर कहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। यह सपनों का देश, यह त्याग और ज्ञान का पालना, यह प्रेम की रंगभूमि भारत भूमि क्या भुलाई जा सकती है? कदापि नहीं। अब आपको ये बताना है ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद जी के किस नाटक से उद्धृत है। ये पंक्ति यूजीसी नेट में कई बार पूछी गई है। तो यहाँ पर आपको इसका सही जवाब देना है। एक तो आपको ये याद रखना है कि ये पंक्ति किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की है। और दूसरा ये याद रखना है कि जयशंकर प्रसाद जी के किस नाटक से है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से ये पंक्ति उद्धृत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में मैंने 2 पंक्तियां संकलित की हैं। तो यहाँ से आपके 2 प्रश्न तैयार हो जाते हैं। पहली पंक्ति है, अरुण है मधुमेह देश हमारा, और दूसरी है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। ये दोनों ही पंक्तियाँ किसकी हैं? ये दोनों ही पंक्तियाँ एक ही कवि की हैं और मैं हिंट दे रही हूँ, छायावाद के आधार स्तंभ हैं उनकी ये दोनों पंक्तियां हैं। और अरुण है मधुमेह देश हमारा तो चंद्रगुप्त नाटक से ही संकलित है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि ये दोनों ही पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद जी की हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, हीन भय जलमीन अधीन काकछ मोह अकुलान समाने। ये काव्य पंक्ति किस कवि की है? आपको इसका सही जवाब देना है। बहुत बार परीक्षाओं में रिपीट हुई है। तो यहाँ पर 53वें प्रश्न का सही उत्तर बन जाता है ऑप्शन बी। यहाँ पर प्रेम की पराकाष्ठा को इस पंक्ति के माध्यम से उद्धृत किया है घनानंद ने। और घनानंद की प्रेयसी का नाम क्या था? सुजान था। तो उन्हीं को संबोधित करते हुए ये पंक्ति कही है घनानंद ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है 54वां। लिखा है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था क्या कहलाती है? ज्ञान दशा कहलाती है। उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। ऐसा किसने कहा है? यह कथन या फिर यह पंक्ति किस आलोचक की है? इसका आपको सही जवाब देना है। तो 54वें प्रश्न का सही उत्तर बन जाता है ऑप्शन डी, यानी कि ऐसा कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है 55वां। लिखा है, साहित्य जीवन की आलोचना है, या फिर साहित्य को जीवन की आलोचना किसने कहा है? इस प्रश्न का सही उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पर 55वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुंशी प्रेमचंद जी। और ये जो पंक्ति है मुंशी प्रेमचंद जी का एक निबंध है साहित्य का उद्देश्य, उसमें ये पंक्ति संकलित है, या फिर उस निबंध में ये पंक्ति आती है कि साहित्य जीवन की आलोचना है। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये पंक्ति तो आप एज इट इज़ याद कर लीजिए, आपके बड़ी काम आने वाली है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये काव्य पंक्ति किस कवि की है।
तो प्रश्न संख्या 56 का सही उत्तर आपको ज़रूर पता होगा, मैं इतनी तो उम्मीद आपसे कर सकती हूँ। ऑप्शन ए यानी कि मैथिली शरण गुप्त जी इस प्रश्न का सही उत्तर हैं। और मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में बात करूँ तो इन्हें दद्दा कहकर भी संबोधित किया जाता था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक काव्य पंक्ति दे दी गई है, लिखा है परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ वह है। तो सबसे पहले तो बताइए यह पंक्ति किसकी है, और दूसरा प्रश्न ये है कि यह पंक्ति किस कविता से संकलित है। तो दो प्रश्न आपको इस प्रश्न से तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले तो जानिए ये पंक्ति है किसकी, मैं उत्तर बता रही हूँ आपको। ये पंक्ति है गजानन माधव मुक्तिबोध की और उनकी कविता है अंधेरे में। उस कविता से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। तो दोनों ही बातें आपको याद रखनी हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, लिखा है समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। यह किसका कथन है, और ये भी बताना है कि यह किस रचना से उद्धृत है। तो दोनों ही प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि चंद्रगुप्त नाटक, जो कि जयशंकर प्रसाद जी का है, उससे ये पंक्तियाँ उद्धृत हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, निबंध व्यक्ति की स्वाधीन चेतना की उपज है। अब ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निबंध को परिभाषित करते हुए यह किसने कहा है कि निबंध व्यक्ति की स्वाधीन चेतना की उपज है। तो दोनों ही तरह से आपको याद रखना है कि ये कथन किसका है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चेतना की उपज मानते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था, किनका था, ये मैं भी आपको बता दूंगी, वैसा किसी कवि का नहीं था। सबसे पहले तो ये जानिए किन की बात हो रही है यहाँ पर। दूसरी बात ये जानिए किस भाषा पर इनका अधिकार था। तो यहाँ पर घनानंद की बात हो रही है, प्रेम की पीर के कवि घनानंद, जो कि रीतिकाल के रीति मुक्त शाखा के प्रमुख कवि हैं। और किस भाषा पर उनका अचूक अधिकार था, वो था ब्रज भाषा पर। अब आइए इस प्रश्न के सही उत्तर पर। तो ऐसा कौन कहते हैं, ऐसा कहते हैं ऑप्शन ए यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है 61वां, लिखा है देखिए मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज़ पर डाउट करो। यह कथन किसका है आपको बताना है। एक हिंट दे रही हूँ, मार्क्सवादी आलोचक हैं उनका ये कथन है। तो यहाँ पर 61वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का यह कथन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है 62वां, लिखा है तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो। यह कथन अंधा युग नाटक से संकलित है। सबसे पहले तो ये याद रखिए। अब दूसरी बात ये याद रखिए कि ये नाटक है किसका। ये नाटक है धर्मवीर भारती जी का, जिनकी गुनाहों के देवता आप सभी ने पढ़ ही रखी होगी। बाकी अब आप प्रश्न ये बताइए कि ये कथन किस पात्र का है। अंधा युग नाटक का एक पात्र है, उसमें अंधा युग नाटक का एक पात्र है जिसके द्वारा ये कहा गया है, ये डायलॉग बोला गया है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 62वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि व्यास के द्वारा, ऋषि व्यास के द्वारा ये डायलॉग बोला गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है 63वां, लिखा है मानुष प्रेम भयों वैकुंठी ही। यह पंक्ति किसकी है, इसका आपको सही जवाब देना है। तो 63वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी जी, जिनका पद्मावत काफ़ी प्रचलित है, आपको याद ही होगा, उन्हीं की ये पंक्ति है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है 64वां, लिखा है ज्यों ज्यों निहारिये नेरे हो नैनन त्यों त्यों खरी निकरी सी निकाई। यहाँ पर आपको बताना है ये काव्य पंक्ति किसकी है। सबसे पहली बात, यहाँ पे उपमा अलंकार है, क्योंकि जहाँ पे सा, से, सम, सारिस इत्यादि शब्द आ जाते हैं तो वहाँ पे उपमा अलंकार हो जाता है। अब बताइए ये काव्य पंक्ति किसकी है। तो 64वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी यानी कि काव्य पंक्ति मतीराम की है। अब आपको ये बताना है कि मतीराम रीतिकाल की किस काव्यधारा के, यानी कि रीतिबद्ध काव्यधारा के, या फिर रीति सिद्ध काव्यधारा के, या फिर रीति मुक्त काव्यधारा, किस काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है 65वां, लिखा है भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। ऐसा किसने कहा है, या फिर भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहकर किसने संबोधित किया है। इस प्रश्न का आपको सही जवाब देना है। तो 65वें प्रश्न का सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ऐसा
कहते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट बन जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। अगला प्रश्न है 66वां। लिखा है हमरे हरी हारिल की लकड़ी। यह पंक्ति किसकी है? एक तो आपको ये बताना है, दूसरा ये बताना है कि यह पंक्ति जिस किसी की भी है उनके किस काव्य संग्रह से या फिर किस रचना से संकलित है। तो यहाँ पर दोनों प्रश्नों का आपको सही जवाब देना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति है महाकवि सूरदास जी की, और ये पंक्ति उनकी किस रचना से संकलित है ये भी आप जानिए। तो सूरदास की एक रचना है भ्रमर गीत। तो भ्रमर गीत में गोपियाँ जो हैं उद्धव के माध्यम से, क्योंकि श्री कृष्ण द्वारा उद्धव को भेजा गया है गोपियों को समझाने के लिए कि वे श्री कृष्ण को भूल जाएं और निर्गुण भक्ति मार्ग को अपना लें, साधना का मार्ग अपना लें, योग का मार्ग अपना लें। तभी गोपियों द्वारा ऐसा कहा जाता है श्री कृष्ण को उद्धव के माध्यम से उल्हाना देते हुए कि हमरे हरि हारिल की लकड़ी, यानी श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल की यानी हारिल पक्षी को जैसे लकड़ी से प्रेम होता है। इसकी मैं कहानी आपको बताऊं। ऐसा कहा जाता है कि हारिल पक्षी जो होता है उसे लकड़ी से इतना अधिक प्रेम होता है कि वो कभी ज़मीन पर पैर नहीं रखता है, हमेशा लकड़ी पर ही बैठा रहता है। और जब ज़मीन पर उतरता भी है तो अपने पैरों में लकड़ी को जकड़ के उतरता है ताकि ज़मीन पर बैठे, पानी इत्यादि पिए और उड़कर फिर से पेड़ पर बैठ जाए। तो हमेशा वो लकड़ी से स्वयं को जोड़ के रखता है। तो उसी प्रकार जो गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण के प्रेम में लिपटी हुई हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए बन जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाइए। अगला प्रश्न है 67वां। लिखा है संपूर्ण हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति परंपरा सबसे लंबी और समृद्ध है, ऐसा किसने कहा है? यानी कि यह कथन किसका है? तो भक्ति काल को जैसा कि आप सबको पता ही है 2 कालखंडों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से? सबसे पहला तो है निर्गुण और दूसरा है सगुण। तो निर्गुण की बात करें, निर्गुण फर्दर 2 भागों में विभाजित होती है। सबसे पहली काव्यधारा है इसके अंदर जो आती है वो है प्रेमाख्यानक काव्य, जिसको सूफी काव्यधारा भी बोला जाता है। और दूसरी है ज्ञान मार्गी शाखा या फिर ज्ञान मार्गीय काव्यधारा। इसके बाद में बात करूं तो सगुण काव्यधारा भी 2 वर्गों में या फिर 2 काव्यधाराओं में विभाजित होती है, वर्गीकृत होती है। जिसमें सबसे पहली है राम भक्ति काव्यधारा, जिसके प्रवर्तक कवि कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी। वहीं दूसरी है कृष्ण भक्ति काव्यधारा, जिसके प्रवर्तक कौन है? सूरदास जी। तो आपको ये चीज़ें याद ही होंगी, इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर ही सकती हूँ। बाकी आइए इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। अभी तक तो आपने सोच ही लिया होगा कि आपको क्या उत्तर इसका देना है। तो 67वें प्रश्न का सही उत्तर मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर ऑप्शन डी सही उत्तर बन जाता है। यानी कि डॉक्टर बच्चन सिंह ऐसा कहते हैं कि संपूर्ण हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति परंपरा सबसे लंबी और समृद्ध है। और बात करूं डॉक्टर बच्चन सिंह की हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, साहित्य इतिहास ग्रंथ काफ़ी प्रचलित है, आपको ये भी याद रखना है। चलिए फिर यहीं पे चर्चा समाप्त होती है और आपके लिए अब कुछ होमवर्क भी है। इन सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए और ये सारे प्रश्न PYQs ही हैं, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इनका उत्तर आपको कहाँ देना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। मैं भी तो देखूँ कि आपकी तैयारी कहाँ तक चल रही है, कि आप सिर्फ यहाँ पर कथा सुनने आते हैं और कथा सुन के चले जाते हैं, तो वो काम आपको नहीं करना है। जो चीज़ें बताई जा रही हैं, जो करने के लिए कहा जा रहा है, वो आप निरंतर करते रहिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। अब आपको क्या करना है? आपको टेलीग्राम चैनल से और जुड़ जाना है। वो आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। वहाँ पे पढ़ाई से रिलेटेड ही बातें होती हैं। बहुत सारा स्टडी मटेरियल मैं वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा चुकी हूँ और भविष्य में कराती रहूँगी। तो फिर चलिए चर्चा फिर यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है आपको आज के सेशन में मज़ा आया होगा, आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। और आपको अगर किसी टॉपिक में परेशानी है और आप चाहते हैं इसी तरह का वीडियो मैं उस टॉपिक पे लाऊं, तो उसके लिए ज़रूरी है आप उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। बाकी पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। और अगर पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए काफ़ी हेल्प होने वाली है इस चैनल से। तो यहीं पे वीडियो एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।